कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है और बड़ी खबर आज की ये है कि सरकार चीनी मिलों का निर्यात कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है। खाद्य मंत्रालय ने आज चीनी मिलों और एक्सपोर्टर्स से बात करने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बातचीत होने वाली है 12 बजे। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता असीम चंदा। असीम नमस्कार। क्लियरली हम जानते हैं कि आइस्टा और इस्मा दोनों ने ही यहाँ पर चिट्ठी लिखी थी सरकार को ये कहने के लिए कि जो चीनी का पहले का उत्पादन था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले बाजार को लग रहा था कि हम 35.5 मिलियन टन का ऑल टाइम हाई शुगर क्रॉप देखेंगे, लेकिन अब बाजार को लगता है कि ये 36 प्लस हो सकता है। तो क्लियरली आधा मिलियन टन चीनी यहाँ पर ज्यादा है ही। आपको लगता है जो फेडरेशंस हैं, शुगर एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि सरकार ने इनसे बातचीत करने के लिए एक सहमति करी है, वो शायद यहाँ पर इनसे जो सजेशंस हैं, जो फीडबैक हैं, उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव काम करें? जी सही कहा आपने। इस साल जो है चीनी उसका उत्पादन जो है 394 लाख टन रहने का अनुमान है और सरकार जो है वो चाहती कि घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें ना बढ़े, तो सरकार ने 100 लाख टन के निर्यात का कैप जो है वो किया हुआ है। चीनी मिल अब तक 90 लाख टन चीनी का निर्यात जो है कर चुकी है। सरकार ने इनको एलोकेशन जो है 10 लाख टन 100 लाख टन का कोटा जो है वो भी पूरी तरह से एलोकेट जो है वो कर दिया है। अब सरकार जो है खासतौर पर चीनी कंपनियां ये मांग कर रही थी कि इस कोटे को 10 लाख टन जो है बढ़ाया जाए। जो इसमें उसने भी चिट्ठी लिखी थी, तो उसको लेकर के सरकार जो गंभीरता से विचार जो वो कर रही है। आज चीनी कंपनियों के साथ सरकार की बैठक है। बैठक में इस निर्यात की समीक्षा जो है वो की जाएगी। सरकार उसके बाद तय करेगी कि क्या चीनी मिलों को अतिरिक्त निर्यात करने की इजाजत जो है वो दी जाए या ना दी जाए। तो हमने कुछ दिनों पहले जो फूड सेक्रेटरी है उनसे बात की थी। उनका कहना था कि 90 लाख टन का निर्यात हो चुका है। एक बार चीनी मिलें जो है 100 लाख टन का निर्यात कर ले, उसके बाद हम उस मुकाम के बारे में सोचेंगे कि क्या उनको अतिरिक्त चीनी निर्यात करने की इजाजत जो है वो दी जाए। तो आज चीनी कंपनियों के साथ बैठक होगी, समीक्षा जो है वो की जाएगी। उसके बाद जो है सरकार 8 से 10 लाख टन चीनी जो है निर्यात करने की इजाजत जो है चीनी कंपनियों को अतिरिक्त दे सकती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। असीम, हम जानते हैं कि 100 लाख टन यहाँ पर चीनी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, 90 यहाँ पर एक्सपोर्ट भी हो चुकी हैं, और एक बार ये हो जाता है तो सरकार इस स्थिति में होगी कि यहाँ पर और भी चीनी शायद एक्सपोर्ट करने के लिए हामी भर सके। असीम, आप ये भी कहेंगे कि सिर्फ 2021-22 ही नहीं, 22-23 को लेकर भी यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री यहाँ पर बात करने वाली है, क्योंकि जो ये एक्सपोर्ट कोटा जिस तरह से सरकार ने अभी सेट किया है कि आपको ऑनलाइन जाना है, पोर्टल पे एप्लीकेशन डालनी है, फिर सरकार उसे करेक्ट करेगी, वो शायद सिर्फ इसी साल के लिए था। माना यह भी जा रहा है कि 22-23 के लिए चीनी मिलें, एक्सपोर्टर्स ये जानना चाहेंगे कि क्या ये तरीका यहां पर जारी रहेगा आगे जाकर भी। जी सही कहा आपने। देखिए अभी जिस तरह से प्रोडक्शन आपको चीनी का देखने को मिला है 394 लाख टन, तो चीनी मिलें ये चाहते हैं कि सरकार इनको आगे की इजाजत जो है वो भी दे, और आगे का रोड मैप जो है वो क्या रहेगा अगले साल का, कि क्या चीनी मिलों को इसी पोर्टल के जरिए जो है अप्लाई जो है करना पड़ेगा। क्योंकि चीनी मिलों ने ये भी आरोप लगाए थे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं बरती गई है, ट्रेडर्स को जो है वो कोटा जो है दिया गया है, चीनी मिलों को ये कोटा जो है वो नहीं मिला। तो सरकार का कहना था कि चीनी मिलों को हमने जो है पहले ही बता दिया था कि हम ये कोटा जो है लागू करने वाले हैं। उनको पहले दिन से ये जानकारी दे दी गई थी कि उनको आवेदन जो है करना पड़ेगा, और हमने पहले भाव के आधार पर ये कोटा जो है निर्धारित जो है वो किया है। तो हम आगे जो इसको रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद इसी को जितनी भी एप्लीकेशन जो आई है उसको बाद में हम मंजूरी जो है वो दे सकते हैं। तो खासतौर पर की सरकार को जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो मिली थी, तो सरकार उनके ऊपर भी गंभीरता से विचार करिए। बाकी जितनी भी एप्लीकेशन जो भी पेंडिंग है उनको भी मंजूरी जो है आने वाले वक्त में दी जा सकती है। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो अब चीनी मिलों की जो मीटिंग चल रही है उसका क्या आउटकम निकल कर आएगा, उस पर हम वापस से अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। असीम से भी कनेक्ट करेंगे और साथ ही एक्सपर्ट्स का भी व्यू लेंगे। लेकिन फिलहाल जो मीटिंग चल रही है, एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि शायद जो एक्सपोर्ट कोटा है उसकी समीक्षा की जाएगी। 100 लाख टन का जो कोटा है उसको बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। शुक्रिया असीम ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब बात पल्सेस की भी कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो इम्पोर्ट है पल्सेस का वो फर्दर बढ़ सकता है। उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे प्राइसेस पर, इस पर बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि FY22 में 9.5% के आसपास दालों का इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखा है, और जो टोटल इंपोर्ट हुआ है वो 26.5 लाख टन के आसपास रहा है। पहले उत्पादन कम था, लेकिन अब क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब मिस्टर राहुल चौहान मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं आई ग्रेन इंडिया के। पहले तो ओवरऑल एक डिमांड सप्लाई सिचुएशन को राहुल जी समझना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई पर्याप्त रही है। यही कारण भी रहा है कि ज्यादातर दालें MSP के नीचे ट्रेड कर रही हैं। अब जो फर्दर इंपोर्ट बढ़ने की बातचीत हो रही है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, किस तरीके की सप्लाई सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है? नमस्कार जी।
देखिए सप्लाई जो है एज पर गवर्नमेंट आंकड़े सप्लाई जो है वो ज़्यादा है। इसी कारण दिल्ली में चना जो है, उड़द, मसूर को छोड़ के जितनी भी दालें हैं सबकी कीमतें एमएसपी से काफ़ी डाउन हैं। उत्पादन कम होने की वजह से 2021-22 में जो निर्यात है आयात था हमारा 27 लाख टन के आसपास हुआ है, जो लास्ट ईयर से 2.33 लाख टन अधिक है। यानी निर्यात आयात जो है हमारा 9.44% बढ़ा है। सबसे ज़्यादा आयात जो है तुअर में देखा गया है, जो लास्ट 2020-21 सीजन में 4.42 लाख टन था, वो लगभग दुगना होकर 8.4 लाख टन पहुंच रहा है। उड़द आयात की बात करें तो जो पिछले वर्ष 3.44 लाख टन था, 2020-21 में 3.44 लाख टन था, जो 21-22 में बढ़कर 6.11 लाख टन पहुंच चुका है। ठीक इसी तरह उड़द मूंग का भी आयात बढ़ा है। केवल मसूर का आयात जो है वो लास्ट ईयर 6.67 लाख टन किया गया था, जो 2020-21 में 11.6 लाख टन के आसपास था। यानी मसूर का आयात 65% घटा है, जिसका मेन रीजन कनाडा में अवेलेबिलिटी कम होना है और तथा प्राइसेस हाई होना है। जो आंकड़े मेरे पास हैं अप्रैल से मई तक के 2022 के, उसके हिसाब से करीब 1.67 लाख टन दालों का आयात पोर्ट पे हो चुका है, जो लास्ट ईयर करीब 785 टन के आसपास थे। तो इम्पोर्ट तो बड़ा है, जो संकेत देता है कि जो हमारा उत्पादन था वो घटा है लास्ट ईयर से। उत्पादन में कमी आई है और उसका असर हमने यहाँ पर इंपोर्ट के नंबर्स में बढ़ते हुए देखा भी है। और जैसे आपने कहा राहुल कि इंपोर्ट यहाँ पर अभी भी पोर्ट्स पे पड़ा है और भी आगे आ सकता है। भाव हमने ऑलरेडी यहाँ पर एमएसपी के नीचे ही कारोबार करते हुए देखे हैं। कुछ बहुत प्रोक्योरमेंट छुटपुट भी यहाँ पर उसकी खबरें भी हमने आते हुए देखी हैं। कैसे देखते हैं आप फिर भारतीय बाजारों के लिए अवेलेबिलिटी, जिस तरह का भाव डिक्लाइन हमने आता हुआ देखा है, क्या वो आगे जारी रहेगा? देखिए चना की अवेलेबिलिटी सीजन भर पूरी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छी क्वांटिटी में प्रोक्योरमेंट की है, जिससे समय समय पर वो बाजारों में बेचेंगे। उड़द और मूंग का जो उत्पादन है लास्ट 2-3 सालों से, खरीफ का स्पेशली, वो खराब मौसम या अधिक बारिश होने से प्रभावित हुआ है। और मूंग में जो ग्रीष्मकालीन मूंग थी, उसमें एमपी में अच्छा उत्पादन हुआ है, तो मूंग की अवेलेबिलिटी जो है कुछ टाइम के लिए बनी रहेगी। परंतु उड़द, मसूर और तुअर की जो है वो कम रहेगी लास्ट ईयर से। मसूर हम टोटली जो है इंपोर्ट पे आश्रित रहेंगे। और साथ ही राहुल जी, प्राइसेस पर क्या व्यू है फिर? और नीचे आ सकते हैं क्या भाव? जी, दिल्ली चना जो है आज 4900 पे 25 रुपए बढ़ के बंद हुआ है, जबकि एमएसपी जो है 5230 रुपए है। तंजानिया चना जो है 4325 पे अवेलेबल है। और अगर आप एमएसपी से कंपेयर करते हैं तो अभी चना की जो कीमतें हैं वो काफ़ी नीचे चल रही हैं, करीब 575 रुपए के आसपास कम है। उड़द की कीमतें जो हैं जबलपुर में 5800 से 6400 है, जबकि नई एमएसपी जो है 6600 रुपए दी गई है। चेन्नई उड़द के भाव 6950 और एसक्यू के 7450 है। आप इन भाव को देखें तो जबलपुर यानी घरेलू बाजारों में उड़द की कीमतें आयातित माल से अधिक हैं, यानी इम्पोर्ट पैरिटी जो है हाई है, ड्यू टू रुपए जो है कमजोर पड़ा है डॉलर के मुकाबले, और साथ ही कंटेनर की अवेलेबिलिटी का भी बहुत बड़ा इशू है। और मूंग की अगर आप बात करते हैं तो पिपरिया में मूंग 5000 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। एमएसपी जो है इस साल 7750 रुपए प्रति क्विंटल रखी है। एमएसपी से अगर आप देखते हैं तो भाव जो है काफी कम है। मसूर जो है अकेला वो एमएसपी से करीब 700 रुपए ऊपर चल रहा है, और सागर मंडी में करीब 6000 से 6300 के भाव पे मसूर बिक रही है। और कनाडा, जबकि कनाडा कंटेनर के भाव 7200 से 7300 और ऑस्ट्रेलिया के 7300 रुपए चल रहे हैं। यानी आयातित माल जो है जो बाहर से आ रहा है वो 1000 रुपए अधिक है घरेलू बाजारों से। तुअर की अगर आप बात करते हैं तो अमरावती में तुअर 5800 से 6200 रुपए बिक रही है, जबकि एमएसपी इस साल जो 7600 रुपए रखी है 6600। तो देख, और अदविशा जो इम्पोर्टेड है वो 4800 से 5600 रुपए चल रही है। इन आंकड़ों को देखें तो मसूर की केवल मसूर की कीमतें एमएसपी से ऊपर हैं, बाकी सभी दालों की पॉइंट टेकन। और एक और राहुल जो आपने काफी इंपॉर्टेंट बात की वो ये कि इंपोर्टेड लैंडेड जो कॉस्ट है दालों की वो ज्यादा है, घरेलू बाजार में भाव कम है और एमएसपी के नीचे है। मसूर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दालों की हालत यहाँ पर काफी पिटी हुई हमने देखी है प्राइसेस के लिहाज से। राहुल बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा दालों पर हमें भाव, इंपोर्ट और प्रोडक्शन के पूरे डिटेल्स देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने इंपोर्ट अच्छे खासे आते हुए देखे हैं। जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई अब हमारे साथ हैं। नीरव नमस्कार।
कैसे देखते हैं आप खाने के तेलों की अवेलेबिलिटी, क्योंकि सोइंग पर तो अभी बहुत जल्दी है यहाँ पर बात करना, जिसके भी नंबर्स यहाँ पर अच्छे नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल अवेलेबिलिटी इंपोर्ट्स आप कैसे देखते हैं? तो मनीषा, ओवरऑल देखेंगे तो सोया ऑयल का सप्लाई तो बहुत अच्छा था हमारे यहाँ पे। मई मंथ में और जून मंथ में 4-4 लाख टन की अराइवल नियरली बीन ऑयल की थी। इवन जुलाई में इट लुक्स लाइक नियरली 375 to 4 लाख टन की सोयाबीन ऑयल की अवेलेबिलिटी रहेगी। थोड़ा टीआरक्यू के कारण पिछले 15 दिन से ट्रेड स्लो पड़ा है, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो कि फाइनली टीआरक्यू कितना आएगा, उसके बाद आएगा तो कैसे उसका ऑपरेशंस रहेगा। पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा टपका है जो कि ट्रेडर्स हैं, जो एक काम कर रहे थे, एक मार्केट में स्कोप क्रिएट करा हुआ था कि वो ट्रेडर्स इंपोर्ट करके और यहाँ पे लोकल छोटे छोटे रिफाइनर्स को माल देते थे। अभी उन लोगों को थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि वेदर हाई सीज सेल्स या बॉन्ड सेल्स इन फ्रंट ऑफ अ टीआरक्यू लाइसेंस विद अ लोकल स्मॉल रिफाइनर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। बट मैं ये बोलूंगा इवन बड़े इंपोर्टर्स भी थोड़ा स्लो चल रहे हैं, जिनकी खुद की रिफाइनरी है, जिनका खुद का इंपोर्ट था, बिकॉज दे वांट टू सी कैसा रहता है। एज फार एज मार्केट इज कंसर्न्ड अभी 4 रुपए किलो की डिस्पैरिटी पे बीन ऑयल चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सो ओवरऑल सोयाबीन ऑयल की अवेलेबिलिटी अच्छी है, ट्रेंड थोड़ा सा प्रेशराइज्ड ही है। एज फार एज पाम इज कंसर्न 2 वीक पहले का सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। पाम में हमारी पाइपलाइन काफी ड्राई थी और हमें बहुत सारी एंजाइटी थी कि हमें कहाँ से तेल मिलेगा। बट जिस तरीके से फर्स्ट वीक ऑफ मई से लेके 20-25 मई तक इंडोनेशियन गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट होती गई, उसी स्पीड से वो वापस नीचे भी आती जा रही है। बहुत फास्ट वो लोग रिलैक्स करते जा रहे हैं। पहले डीएमओ का रेशियो 1:3 रखा था, फिर 1:5 कर दिया। उसके बाद में उन्होंने डीएमओ को एक साइड में करके $200 फर्दर जो ड्यूटी एक्सपोर्ट की दे देगा, उसको डीएमओ ऑब्लिगेशन पूरा नहीं भी किया तो एक्सपोर्ट करने देंगे। तो ऐसे तरह तरह के लाइसेंसेस देके, तरह तरह के मैकेनिज्म क्रिएट करके अल्टीमेटली उन्होंने वहां से एक्सपोर्ट आउट करने की सिचुएशन काफी ईज कर ली है। ओवरऑल वहां पे बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी फर्दर कोई लास्ट और कोई लूजनिंग या रिलैक्सेशन एक्सपोर्ट में होता आ रहा है, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है कि जो उधर बात हो रही है इंडोनेशिया में, वहां सिचुएशन में थोड़ा सा बाल का भरावा हो रहा है, टैंकेजेस जो हैं वो फुल हो रहे हैं। सो आई थिंक इंडोनेशियन गवर्नमेंट न्यू दिस वेरी वेल, बट एक बार के लिए गवर्नमेंट की और इंडस्ट्री की टिफ हो गई थी, और ये टिफ के कारण गवर्नमेंट ने एक एग्रेसिव एक्शन लिया, जिसमें कि इंडस्ट्री को भी एक शायद वो सबक सिखाना चाहते थे, बट इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट इंडस्ट्री को वर्ल्ड ओवर देनी पड़ रही थी। अब हमें पाम की सप्लाई काफी रीजनेबल प्राइस में मिल रही है, और बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एक बहुत बड़ा इन्वर्स था कि रेडी कार्गो से आने वाले महीनों के कार्गो $300-400 नीचे चल रहे थे। अगर समझिए कि जून कॉन्ट्रैक्ट के सामने जुलाई कॉन्ट्रैक्ट देखता हूं तो $80 का या $70 का इन्वर्स था। जुलाई टू अगस्त फर्दर $70 का इन्वर्स था। इसी तरीके से इन्वर्स $50 to $70 थे। अब कहीं ना कहीं जाके इन्वर्स फ्लैटन आउट हो रहा है, क्योंकि स्पॉट मंथ का प्रीमियम बढ़ रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट सिचुएशन बेटर होती जा रही है। सो मैं ऐसा मानता हूं कि इवन पाम में सप्लाई सिचुएशन आने वाले महीने में अच्छी होगी। बिल्कुल, वो तो हमने देखा भी है। इनफैक्ट जैसे इंडोनेशिया की ओर से रेस्ट्रिक्शन से उसका इंपैक्ट मई में हमने इंपोर्ट नंबर्स पे भी स्पेशली पाम तेल पर आते हुए देखा है। अब क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शंस एज आउट हुई हैं तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस ये है कि इंपोर्ट्स यहाँ से बढ़ते हुए दिखेंगे, और इंटरेस्टिंग है कि रीजनेबल प्राइस पर कंपनियां इंपोर्ट कर पा रही हैं पाम तेल को। शुक्रिया नीरव अपने व्यूज देने के लिए, सिचुएशन पूरी समझाने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज पर, लेंगे स्ट्रैटेजीज कच्चे तेल पर, साथ ही साथ सोने चांदी पर आपका व्यू क्या होना चाहिए बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, और अब बात करेंगे कच्चे तेल पर। हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता, सुनील कटके मौजूद हैं, मनीषा जी भी मौजूद हैं। और सबसे पहले अगर क्रूड की बात करें तो हमने $125 तक भाव जाते हुए देखे थे ब्रेंट के, उन स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है। $122 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। नजरें टिकी हुई हैं अमेरिकी फेड के आउटकम पर। हालांकि एक्सपेक्टेशंस है कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की जो दरें हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आशंका ये भी लगाई जा रही है कि जो तेल कंपनियां हैं उन पर भी टैक्स सरकार लगा सकती है। तो काफी सारी खबरें हैं जो कि इंपैक्ट डाल रही हैं प्राइसेस पे, लेकिन प्राइसेस $120 के ऊपर कंसिस्टेंटली टिके हुए हैं। सुनील नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले आप बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड से, और जो ये टैक्स लगाने की बात हो रही है, अगर ऐसा कोई भी आउटकम आता है तो क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, प्राइसेस किस ओर जा सकते हैं? जी दीपक अली नमस्कार। मुझे लगता है सबसे पहले तो फेड का जो रेट हाइक का डिसीजन है वो मेजर रहेगा, सबकी निगाहें जो है वहीं पे रहेंगी,
और फेड की तरफ से इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर भी लोगों का ध्यान रहेगा। अगर रेट्स 50 बेसिस पॉइंट का जो नॉर्मल एंटिसिपेशन था उसके बियॉन्ड जो इन्फ्लेशनरी नंबर्स आए उसके बाद ये एंटिसिपेट मार्केट करने लगा कि 75 बेसिस पॉइंट अभी हाइक हो सकता है और इवन जुलाई में भी सिमिलर हाइक्स हो सकते हैं, ऐसा एंटिसिपेशन लग रहा है। इससे जो मार्केट से लिक्विडिटी सकआउट हो जाएगी तो करंट प्राइसेस पे डिमांड इसी लेवल पे सस्टेन कर पाएगा या नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। इक्विटी मार्केट्स में भी थोड़ा चॉपीनेस देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं रिस्क सेंटिमेंट जो है अभी मार्केट के इंपैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना भी लॉकडाउन से थोड़ा बहुत बाहर निकल रहा था, फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर से कहीं ना कहीं स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो है देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पे भी एक डिमांड का इम्प्लीकेशन जो है नजर आ रहा है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है $4 से $5 तक का एक करेक्शन जो है ब्रेंट के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 9,300 के रेंज में है, आज ऑलरेडी ₹100 डाउन है। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि ये और 100 से 150 पॉइंट का करेक्शन जो है देखने को मिल रहा है। और जैसे आपने भी बताया, यूएस की ऑयल कंपनियों के ऊपर भी टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यूएस भी इन्फ्लेशन की मार से बचने के लिए, क्रूड ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल में लाने के लिए मेजर्स ले रहा है। उसका भी एक असर, सेंटिमेंटल असर जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है। तो डे ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 9,300 का अभी जो भाव चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 9,380 का एक रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं। लोअर साइड में 9,200 और 9,150 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। कि 4 से 5% की गिरावट कच्चे तेल में एक्सपेक्टेड है, लेकिन जय नेचुरल गैस को आप कैसे देखते हैं, जहां पर 16% की गिरावट हमने कल रात को आते हुए देखी। थोड़ी सी खरीदारी इस वक्त जरूर लौटी है, लेकिन जिस तरह की खबरें यूएस फ्रीपोर्ट टेक्सास फैसिलिटीज से आ रही हैं, क्लियरली थोड़ा सा बेरिश यूएस के लिए हो सकता है। जी बिल्कुल मनीषा, कल हम लोगों ने काफी बड़ा गिरावट देखा नेचुरल गैस प्राइसेस पे। देखिए, इस तरह की वोलेटिलिटी करंट कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल सकता है बोथ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे सप्लाई साइड का है। यहाँ पे डिमांड में कटौती होगी, ये लगभग तय है, क्योंकि जिस हिसाब से फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आज हाइक करेगा, चाहे वो 50 बेसिस पॉइंट है या 75 बेसिस पॉइंट है, इससे एक स्लो डाउन का माहौल जरूर बन रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, चाहे वो यूरोजोन हो, चाइना हो या यूएस हो। तो यहाँ पे सप्लाई साइड का जो कंस्ट्रेंट है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन एक बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का, और जब तक वहां से सैंक्शंस नहीं हटते हैं, अगले 2-3 महीने काफी क्रूशियल रहेंगे। तो सप्लाई साइड का प्रेशर के कारण वोलेटिलिटी बहुत रहेगा। कोई भी यहाँ पे लेवल्स सुझाना सही नहीं लग रहा है मुझे इस लेवल्स पे, बट आई थिंक ओवरऑल ट्रेजेक्टरी जब तक सुलह नहीं होता है रशिया यूक्रेन वॉर का, तब तक बुलिश ही है। कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो करे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाई साइड में रहना चाहिए। सुनील, बेस मेटल्स पर क्या करेंगे? एक दबाव के बाद रिबाउंड आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। कॉपर, जिंक एक 1.5% की मजबूती दिखा रहे हैं। क्या व्यू होगा इन लेवल से? जी दीपाली, आई थिंक 760 के रेंज में कॉपर ट्रेड कर रहा है, ₹10 ऑलरेडी ऊपर है। इवन जिंक भी ₹5 से ₹6 कल के क्लोजिंग के प्राइसेस से ऊपर नजर आ रहा है। ओवरऑल जो चाइना की तरफ से ट्रेड डेटा पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक रिवाइवल जो है एंटिसिपेट किया जा रहा है मार्केट में, तो उसके वजह से थोड़ा जो रिकवरी है बेस मेटल के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। बट जो आज का फेड का मीटिंग है उसका इम्पैक्ट ज्यादातर बेस मेटल को भी देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स तकरीबन 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ट्रेजरी यील्ड भी 3.5% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं यूएस के। तो कहीं ना कहीं जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज हैं, मे बी सेकेंड हाफ में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। और फिर से अभी चाइना में कोविड केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस फिर से लागू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सेल ऑन राइस का एक रणनीति जो है ठीक रहेगा। बेस मेटल फ्रंट पे रेट बढ़ना, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ना, ब्याज दरों का बढ़ना जो है एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, तो उसका भी दबाव जो है देखने को मिल सकता है। तो मेरी रणनीति बेस मेटल में थोड़ा सेल ऑन राइस का ही रहेगा। कॉपर 760 का अभी रेट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि करंट भाव पे भी अगर बेचना है तो बेच सकते हैं डे ट्रेडर्स। 765 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 750 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। तो मेरा बेस मेटल में पिक जो रहेगा वो कॉपर में रहेगा। सोने चांदी में भी हल्का सा आज खरीदारी तो आती हुई आई है, लेकिन बहुत जल्दी होगा कहना जय, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है कि आज यूएस फेड की स्टेटमेंट, टोन, लैंग्वेज, फॉरवर्ड गाइडेंस क्या है। जी बिल्कुल, देखिए रेट बढ़ना तय है मनीषा, और बेस मेटल्स में मेरा लास्ट वीक भी यही व्यू था कि यहाँ पे सेल ऑन राइस की ही रणनीति रखनी चाहिए। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है, चाहे वो 50 बेसिस पॉइंट हो या 75 बेसिस पॉइंट हो, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम है, तो ओवरऑल यहाँ पे डिमांड सिनेरियो वीक है, तो यहाँ पे प्रेशर आना ही है बेस मेटल्स पे।
मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा था, मुझे 710 के आसपास नजर आ रहा है कॉपर, और अराउंड 205 210 एल्युमिनियम। मैं दोनों में बेयरिश हूँ। करंट लेवल्स पे कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आज के जैसा मौका मिले, यहाँ पे कोई उछाल मिले, तो इस पे सेल करके ही काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेस मेटल्स पर, गोल्ड सिल्वर पर, साथ ही क्रूड नेचुरल गैस पर भी एक व्यूज आपको दिए हैं सुनील और जय ने। आप दोनों का ही शुक्रिया आने के लिए शो में और अपने स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस वीरेन के साथ। नमस्कार।